लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गोदान के 19वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मिर्जा खुर्शीद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्जा ने एक छप्पर डलवाकर अखाड़ा बनवा दिया है। वहां नित्य 150 लड़नतिये आ जुटते हैं। मिर्जा जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यही हैं। मियाँ बीबी और सास बहू और भाई भाई के झगड़े टंटे यहीं चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी। आए दिन सभाएं होती रहती हैं। यहीं स्वयंसेवक टिकते हैं, यहीं उनके प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई है। तब से इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई है। गोबर को यहां रहते साल भर हो गया। अब वो सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वो अब भी देहाती है। पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी नहीं चुराता, ना कभी हिम्मत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई है। उसने पहले महीने तो केवल मजूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वो कचालू और मटर और दही बड़े के खोंचे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान भी खोल ली। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 2.5-3 रुपए से कम नहीं। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंप शू पहनता है, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभा में आने जाने से उसे कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसे बहुत कम रह गया है। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वो यहां घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसी तरह की बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहां नित्य हुआ करती हैं और कोई भागता नहीं। फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वो माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं है। अब वो छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के इक्के वालों, गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर उधार रुपए देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और किफायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और अब झुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है। वो सड़क के नल पर नहाकर आया है और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है, जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा जी को रुपए दिए थे, पर अब तक वसूल न कर सका था। तकाजा करते डरता था और मिर्जा जी रुपए लेकर देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही न थे। इधर आए उधर गायब। ये तो न कह सका मैं रुपए ना दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं है। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूं। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूं मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते? इस समय तो नहीं है। मेरी अंगूठी गिरौं रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले। बोला, ये आप क्या कहते हैं मालिक? रुपए होते तो आपको दे देता, अंगूठी की बात कौन थी? मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं तुमसे फिर कभी न मांगूंगा गोबर। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है
कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिससे वो समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कद्र न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे। किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वो इतना काइया हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल कि अचरज होता था। जिस कोठरी में वो रहता है वो मिर्जा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपया मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने न कभी किराया मांगा न उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में एक इक्के वाला रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी और काना। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे बड़ी जरूरत थी। गोबर ने 1 आना सूद पर रुपए दे दिए। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूं जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरक्कत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला यहां रहता था तो चाहे कितना ही कमाऊं, खा पी सब बराबर। बीड़ी तमाकू को भी पैसा न रहता। उस पर हैरानी, थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ और टहलाओ, फिर नानबाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आ गई है उसी कमाई में उसकी रोटियां भी निकल आती हैं और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम न मिला तो जिंदगी गारत हो गई। मैं तो कहता हूं तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लेटोगे तो घरवाली पांव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। ये बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वो झुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है वो उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वो माँ बहनों और झुनिया के लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा, होरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए जापानी चूड़ियां और झुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल सिंदूर और आईना होगा, बच्चे के लिए टोप और फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गईं। बिस्तर भी बंध गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई गोबर जा रहा है। कई मर्द औरतें उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूं। भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुराकर कहा, मेहरिया को बिना लिए ना आना, नहीं घर में न घुसने पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथ ही। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंग को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा है। सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। इतने में भूरे एक का लेकर आ गया। अभी दिन भर का धावा मारकर आया था। खबर मिली गोबर घर जा रहा है। वैसे ही एक का इधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने इक्के पर सामान रखा, इक्का बढ़ा। पहुंचाने वाले गली के मोड़ तक पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का सर पर दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था। भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त। और घोड़ा था पानीदार। घोड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो घरवाली के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा।
तुम मुझे गैर समझते हो भैया। एक दिन जरा इक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा। जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां खून गिराने को तैयार हूं। इतना छोटा दिल नहीं पाया है। और ले भी लूं तो घरवाली मुझे जीता छोड़ेगी? गोबर ने फिर कुछ न कहा। लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गोदान के 19वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।